वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. नाउ एसेट्स, अभी आपके पास जितने आपने शेड्यूल्स किए थे ना, शेड्यूल 6 से लेकर 12 तक, वो सारी एसेट्स में आपके पास यहाँ पर हैं. सॉरी, 6 से लेकर 11 तक. शेड्यूल 6 वाज कैश. तो अभी कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, एज एन ऑडिटर आप क्या वेरीफाई करोगे इसमें? यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट, रादर यू हैव टू मेक योर ओन पॉइंट्स. कैसे बनाना है? अभी आप अगर ऑडिटर हैं, तो आप किसी एक कैश, पर्टिकुलर कैश है आपके पास, तो आप उसको कैसे ऑडिट करोगे? क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? उसका ओपनिंग बैलेंस. सो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, द कैश ओपनिंग बैलेंस विल बी चेक्ड बाय ऑडिटर. टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बुक्स के साथ. सेकेंड पॉइंट, टैली हो रहा है कि नहीं बैलेंसेस के साथ. क्लोजिंग बैलेंस चेक करोगे आप, ठीक है. वर्किंग डे का ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे एंड क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे, ठीक है. स्पेसिफाइड टाइम में वो पर्टिकुलर कैश जो थी वो कहाँ से आई थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेसिफाइड टाइम पे. जैसे एग्जाम्पल, वो कैश थी तो वो रिसिप्ट वाली कैश थी, या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, वो कहीं मुझे पे करना है कैश कहीं पे, ठीक है. तो वो आपको चेक करना है कि कितना बैलेंस है मेरे पास कैश का और कितना मुझे पे करना है, और ठीक है. रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बैलेंस शीट. अगर नहीं हो रहा है तो कैश बैलेंस चेक करने से पता लग जाएगा ना कि वो रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा है. सो दैट्स एन अनदर पॉइंट. सो आप है ना उसको खुद की पॉइंट्स बनाकर, एज एन ऑडिटर आप होते तो वो कैसे आप उसको वेरीफाई करते? देखो यहाँ पर भी वही सारी पॉइंट्स लिखी हुई है. फिजिकली वेरीफाई करो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. वर्किंग, लास्ट वर्किंग डे पे चेक करो और बिफोर कमेंसमेंट चेक करो. लास्ट वर्किंग डे पे क्या चेक करते हैं? क्लोजिंग पे क्लोजिंग बैलेंस. और कमेंसमेंट में क्या चेक किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस. अगर फिजिकली चेक करना पॉसिबल नहीं है तो आप ब्रांच में विजिट कर, सॉरी, however it is practically not possible for auditor to visit the branches during specified time, therefore he should do this work at the close of the balance sheet as possible, either before or that. मतलब अभी एवरीडे चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ऑडिटर क्या करता है, उसको बैलेंस शीट क्लोज होने से पहले वो चेक करता है, ठीक है. If counting on cash is done before or after the balance sheet, reconcile हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना. ये भी मैंने आपको पॉइंट बताई, रिकंसिलेशन करना, बैलेंस करना, कि देखो आप अपने बुक्स के हिसाब से जितना बुक्स में कैश का बैलेंस लिखा हुआ है उतना हार्ड कैश, मतलब कैश बॉक्स में जितनी कैश पड़ी है बैंक की, वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना. Cash balance physically verified should be equal to the balance of cash shown in the balance sheet. मतलब जो मैंने फिजिकली कैश को काउंट किया, क्या वो उतनी है जितनी बैलेंस शीट में दिखाई गई है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट है आपका बैलेंस विद आरबीआई. अब जो आरबीआई के पास बैलेंस पड़ा है वो कैसे चेक करना है? वो कैसे चेक करोगे आप? जो उनके पास बैलेंस है वो आपके बुक्स ऑफ स्टेटमेंट्स में देखो आप उतना रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं. अनरिकॉर्डेड, कुछ अनरेस्पॉन्डेड कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको वेरीफाई करो. कुछ मतलब पेमेंट करनी है और आरबीआई को मुझे देनी है कैश, कुछ वो वेरीफाई करो, ठीक है. आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कुछ, अगर अनएडजस्टेड अमाउंट है जो आरबीआई मुझे रिटर्न करने वाला है, एक्सेस अमाउंट है कुछ, वो वेरीफाई करना है. सो आप देखो कैसे अपनी पॉइंट्स बना सकते हैं इसमें, ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं आपका सेकंड पॉइंट. पहला था कैश, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, दो थे ना, तो कैश पहले किया, फिर बैलेंस विद आरबीआई. अब आता है नेक्स्ट, बैलेंस विद बैंक्स अदर देन आरबीआई. अब आपकी कैश किसी और बैंक्स के पास है, मे बी आपने लोन के फॉर्म में उनको दिया हुआ है. कुछ डेबिट चार्जेस हैं जो आप, आउटस्टैंडिंग चार्जेस हैं जो वो अप्लाई करते हैं, वो आपने कैश पे किया है या उनको लोन के फॉर्म में दिया है, ठीक है. क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग, मतलब उनसे पैसा अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो चेक करो आप अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में कि कितना मिलने वाला है. ऑल बिल्स एंड आउटस्टैंडिंग चेक्स सेंड फॉर कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेटा क्रेडिटेड सब्सिक्वेंटली. आप चेक करो कि ये जो बैलेंस विद बैंक्स है तो वो मेरे बिल्स के अमाउंट से मैच हो रहा है, जितना मुझे बिल्स की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करनी थी, चेक्स पे करने थे. बहुत बार है ना, देखो ऐसे भी होता है. अब है ना, मैं आपकी कस्टमर हूँ, एग्जाम्पल ले लो, और मेरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, आपकी बैंक है यूनियन बैंक.
तो अब जब यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मैं आपको दूंगी, बट आपको तो चाहिए यूनियन बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा विल पे टू यूनियन बैंक, नो, आ रहा है आपको समझ में? दो बैंक्स के बीच में ये बैलेंस रह जाएगा ना। मतलब आपकी बैंक कौन सी है, आपको अपने ट्रांजैक्शंस, आपके ट्रांजैक्शंस है ये, मतलब यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक का ऑडिटर चेक करेगा कि जो बिल्स आउटस्टैंडिंग थे, जो चेक्स मिलने थे, क्या वो प्रॉपरली क्लोजिंग डेट पे सब्सिक्वेंटली वो मिले कि नहीं मिले, उसका अमाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, कितना होना चाहिए तो आप वाकई में उतना हुआ है कि नहीं हुआ। So you have to keep checking those transactions. Money at call and short notice. अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो CRR एंड SLR। अब मैंने आपको बताया ना 14 डेज, एवरी 15 डेज में आपका CRR RBI चेक करती है। तो आपको चेक करना है कि आपके CRR अकाउंट में कितना है। अगर किसी से आपने लोन लिया हुआ है CRR को फुलफिल करने के लिए, तो उसको उसकी पेमेंट 2-3 दिन में बैंक कर देती है, ठीक है। तो वो हुई कि नहीं हुई पेमेंट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, मनी एट कॉल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। जैसे ही आप मनी एट कॉल मतलब जैसे ही बैंक बोलेगी तो आपको आपका उनका पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का मतलब ही होता है शॉर्ट टर्म लोन। जब बैंक आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे मनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करती है, सो उसकी उसकी सारी डिटेल्स को चेक करना, वेदर प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं है, कितना आपने लोन दिया है, गाइडलाइंस फॉलो की हैं कि नहीं की है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, और रीपेमेंट को रिसीव करने का मोड क्या है, कौन सी डेट पे रीपेमेंट हो रही है उसकी, वो सब चेक करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती है, एक गवर्नमेंट ऑफ एक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एक इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। बैंक है ना, दो तरीके से इन्वेस्ट करती है। एक इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, डिबेंचर्स खरीद लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेना। और अगर आप बाहर की इन्वेस्टमेंट करो तो बाहर की कंट्रीज के शेयर्स और डिबेंचर्स बाय करना, जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करना, कंपनीज में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो उसको आप क्या, कैसे, एक ऑडिटर अगर इन्वेस्टमेंट को चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेगा, क्या क्या चेक करेगा? इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कितनी थी, ठीक है, कब खरीदा था ये इन्वेस्टमेंट, कौन कितने ईयर्स के लिए खरीदा है, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो कितनी पॉइंट्स बना सकते हो आप। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट ओपन किया था, कोई डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट है, कुछ प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। देखो लिखा भी हुआ है पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स चेक करके आप पता लगा सकते हो कि कितने की वैल्यू है, कितने का अमाउंट है, डीमैट अकाउंट से ओपन किया है कि फिजिकल सिक्योरिटीज में मेंटेन कर रहे हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, अकॉर्डेंस विद आरबीआई, अकॉर्डेंस इन आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मार्केट में लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं कि नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ऑथराइजेशन मतलब आपके बैंक के प्रॉपर ऑफिसर ने सिग्नेचर किया था जब आप एसेट्स को इन्वेस्ट कर रहे थे, फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब उनकी जानकारी में है कि नहीं है, वो चेक करना, ठीक है। तो ये आप जरूरी नहीं है ये सेम पॉइंट्स ऐसे ही फॉलो करें, ठीक है। इसका मतलब है आप अपने पॉइंट्स खुद से भी बना सकते हैं। एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9 जो हमने पढ़ा था ना एडवांसेस, ये उसकी बात कर रही हूँ। अब एडवांसेस तो आप देखो, एडवांसेस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी आती हैं, ये देखो नीचे अभी आएगा अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके पहले हम देखते हैं एडवांसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट भी एक तरीके का एडवांस ही होता है। कैसे, आपसे मैंने बिल खरीद लिया और आपको एडवांस में पेमेंट दे दी, अब आपके कस्टमर से मैंने चुकाने सारे पैसे वसूल करने, ठीक है। कैश क्रेडिट, ओडी, ओवरड्राफ्ट, लोन पेबल, रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। टर्म लोन्स, मतलब 3 इयर्स का टर्म लोन है, 4 इयर्स का लोन है जो बैंक आपको दे रही है, बैंक दे रही है, हाँ ये लोन। कुछ एसेट्स, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो टेंजिबल एसेट से सिक्योर्ड होते हैं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख दिया मैंने और बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक के लिए एसेट हो गई ना ये।
सिक्योर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड। कुछ एडवांसेस इन इंडिया भी होते हैं, मतलब मैं लोगों को इंडिया में ही लोन दे रही हूँ, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, अदर्स, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो अदर्स में आ गए। बैंक्स मतलब दूसरे बैंक्स को लोन देना। और आउटसाइड भी अगर कोई जैसे इंडिया के बाहर भी अगर कोई लोन, किसी को लोन चाहिए तो हम उनको भी लोन दे सकते हैं, ठीक है। कोई बैंक है, कोई कंपनी है, इंडिविजुअल है, एनआरआई है, उनको भी हम लोन दे सकते हैं। इसको कैसे हम चेक करते हैं, मतलब एक ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वाइल गोइंग थ्रू एडवांसेस? तो चेक करना व्हाट इज द टोटल अमाउंट ड्यू टू द बैंक, कितना अमाउंट है बैंक ने जितने लोन में दिया है और कितना अमाउंट है वो वापस आना, कितना और बाकी है, मतलब लोगों ने कितनी पेमेंट कर ली थी और कितनी आनी है, दैट इज नोन एज टोटल अमाउंट ड्यू। अनरिकॉर्डेड एडवांसेस कितने हैं, मतलब कभी कभी सिक्योर्ड एडवांसेस कितने हैं, अनसिक्योर्ड एडवांसेस कितने हैं, वो चेक करना पड़ेगा। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि आपके जितने भी एडवांसेस हैं उसमें से सिक्योर्ड कितने हैं। अच्छा, अगर इतने सिक्योर्ड हैं तो कौन कौन सी एसेट्स हैं जो आपके पास गिरवी लोग रख के गए हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यूएशन क्या है। he should ensure that valuation is appropriate। इंटरेस्ट क्या चार्ज करती है बैंक एडवांसेस के ऊपर, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक आपको मिल चुका है और अभी कितना प्रोपोर्शन बाकी है मिलना, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे पॉइंट्स बनानी है। मैं अभी कुछ भी रीड नहीं की हूँ इसमें से, आई एम टेलिंग यू ऑन माई ओन वे, लाइक उसको कैसे आप अपने पॉइंट्स में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ये आंसर को। यू डोंट हैव टू रटोफाई, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज आज आपने इतनी सारी पॉइंट्स रटोफाई कर ली और कल आप तो भूल जाओगे, फिर बहुत सारी पॉइंट्स है ये तो। सो यू नीड टू मेक इट अकॉर्डिंग टू योर ओन वे। जो जो एज एन ऑडिटर आपको लगता है कि पर्टिकुलर मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, अब एडवांसेस में खड़ी हूँ, तो मुझे क्या ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए जो एडवांसेस से रिलेटेड है। देखो मैं आपको बता दूँ, डेट, अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सब कॉमन पॉइंट्स है, ये आप याद रख लो, ठीक है। या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट रख लो। प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ऑडिटर चेक करेगा ना। अभी एडवांसेस के टाइम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक पॉइंट बना लो आप। उसकी डेट चेक करना, एडवांसेस की कौन सी डेट पे आपने एडवांस इशू किया था, कितने टर्म पीरियड का एडवांस है, टर्म पीरियड, ये एक और पॉइंट बना सकते हो आप। एप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉलो करते हो एज पर आरबीआई नॉर्म्स, देखो नीचे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट। सो यू कैन मेक सो मेनी पॉइंट्स, यहाँ पे लिखी भी नहीं हुई है इतनी पॉइंट्स जितनी मैंने आपको बता दी। उसकी वैल्यूएशन चेक करना, जो आपके पास एसेट सिक्योरिटी के फॉर्म में आए हैं उनकी वैल्यूएशन चेक करना, उनका मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना, एक बार चेक करना कि उनका मार्केट वैल्यू कितना है। तो ये सारा काम ऑडिटर का होता है। अच्छा, अब ये ना, जैसे मैंने आपको बताया एडवांसेस, एडवांसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दो तरीके के एडवांसेस होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, एडवांसेस में दो होते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है जब तक एडवांसेस में से आपको टाइमली इनकम जनरेट हो रही है। इफ यू आर जनरेटिंग इनकम ऑन टाइम, दैट particular asset is known as performing asset. When it turns into non-performing assets, 90 डेज तक देखा जाता है। 90 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर 90 डेज में आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक अगर क्रेडिट कार्ड और कैश ओवरड्राफ्ट की आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब आपके अकाउंट में जितना आपको विड्रॉ करना चाहिए था उससे ज्यादा विड्रॉ कर चुके हो आप, उसको बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर सिचुएशन, आउट ऑफ ऑर्डर इवेंट। तो ऐसा आउट ऑफ ऑर्डर जिस दिन पे हो गया ना, उस दिन आपका वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई बिल्स आउटस्टैंड, बिल्स हैं, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटिंग है, उसकी 90 डेज तक आपको पेमेंट नहीं मिली, 90 डेज का मतलब होता है 3 मंथ्स। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मैम।
तो 90 डेज तक बैंक वेट करती है और फिर बोलती है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, क्योंकि उसमें से इनकम जनरेट ही नहीं हो रही है ना। ये हमने किया हुआ है, ये सारी पॉइंट्स हमने कवर करी हुई है। यस मैम। 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग क्रॉप सीजन। तो जो लॉन्ग क्रॉप सीजन होते हैं उनको 1 क्रॉप सीजन के इंस्टॉलमेंट्स में देखा जाता है। मतलब अगर ओवर ड्यू हो गया 1 क्रॉप सीजन, किसके लिए, लॉन्ग क्रॉप ड्यूरेशन के लिए, तो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, मतलब ऐसे क्रॉप्स हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होते हैं, एवरी 2 मंथ्स में वो क्रॉप्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे के लिए 2 क्रॉप सीजन का टाइम रखा जाता है। 2 क्रॉप सीजन में अगर आपका अमाउंट रिकवर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो एसेट को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट मतलब एडवांसेस। बैंक की सबसे बड़ी एसेट होती है नॉन एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9। ये मैं आपको बार बार याद दिलवाती हूँ, सो दैट यू डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, अब देखो उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने सीखी हुई है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है वो। जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्या सीखा था हमने क्लासिफिकेशन में? स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी, प्रॉपरली मुझे उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। देखो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन टाइम। मतलब उसको मैं नॉन परफॉर्मिंग बोल ही नहीं सकती ना, ये स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब होता है परफॉर्मिंग एसेट, जो वेल परफॉर्म्ड हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनमें से इनकम टाइमली जनरेट हो रही है। अभी नेक्स्ट आता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब आपको, आप जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब होता है इट इज वन विच हैज रिमेन्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स। मतलब एटलीस्ट 12 मंथ्स हो गए हैं और आपकी वो जो एसेट है ना वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुकी है। कितने मंथ्स हो गए हैं? या तो 12 मंथ्स या तो उससे कम, तो आप उसको क्या बोलते हो? सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट्स मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट होकर आपका 12 मंथ्स हो गया है, मतलब सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आकर उसको 12 मंथ्स हो चुके हैं, तो डाउटफुल एसेट हो जाएगा वो। और लॉस एसेट का मतलब, लॉस एसेट वो तब तक नहीं होता जब तक वो, लॉस एसेट इज अ वन विच इज आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर, बैंक, बैंक के ऑफिशियल्स, मेन मैनेजर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आरबीआई इंस्पेक्शंस। जब तक ये तीनों मिलके नहीं बताते हैं ना ये लॉस एसेट है, तब तक आप उसको बोल ही नहीं सकते लॉस एसेट। वो बैंक आपको बताएगी, वो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर बताते हैं वो आपको, आरबीआई से पूछकर, आरबीआई के कंसर्न से। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे नीरव मोदी। नीरव मोदी का पहले तो इनकम जनरेट हो रही थी, फिर धीरे धीरे उसने स्टॉप कर दिया, मतलब उसने बैंक को स्टॉप कर दिया पेमेंट करना, ना इंटरेस्ट दे रहा था ना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा था। तो जैसे ही नहीं दे रहा था, 90 डेज हो गए तो वो नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट हो गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हुए भी वो 12 मंथ्स हो गया, अब तक कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो गया था। सब स्टैंडर्ड होकर भी वो 12 मंथ्स हो गए, अब तक कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, वार्निंग्स भी मिलने लगी उसको कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, तो भी वो नहीं दे रहा था, तो डाउटफुल एसेट, मतलब अभी तो डाउटफुल है, अभी तो भागने के जैसा है, बिल्कुल भागने वाला है, और सच में भाग गया, है ना। याद है मैंने एग्जांपल दिया था ये नीरव मोदी का, सच में भाग गया, अब वो लॉस एसेट्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब अभी आरबीआई आपको, आपकी बैंक को बोलेगी कि आपका ये जो एसेट है वो लॉस हो गया, लॉस मतलब नुकसान हो गया, अब आपको ये पैसा रिकवर नहीं होगा, जितना रिकवर करना है उसकी एसेट्स जो गिरवी रखी हुई थी उसमें से करो। याद है मैंने एफआरए के टाइम पे ये एग्जांपल दिया था नीरव मोदी। यस मैम। हम्म, ठीक है। अच्छा, उसके कुछ प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं, मतलब कितना प्रोविजन कर सकते हैं हम इसका लॉस का। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स में 3 होते हैं, डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई 0.25, कमर्शियल रियल एस्टेट 1% होता है, अदर एडवांसेस 0.4। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड में 15% होता है और 25% होता है अनसिक्योर्ड। कुछ एस्क्रो अकाउंट्स जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से रिलेटेड होते हैं, एस्क्रो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, उसका 20% होता है। डाउटफुल अगर एसेट्स हो तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिक्योर्ड को, और अनसिक्योर्ड तो कॉमन सेंस है 100%, क्योंकि पहले ही डाउटफुल है ऊपर से अनसिक्योर्ड, कुछ गिरवी भी नहीं रखी गई। अनसिक्योर्ड मतलब कुछ गिरवी नहीं है, मेरे पास कुछ भी गिरवी नहीं पड़ा है उसका,
तो 100% नुकसान, लॉस ऑफ 100%। एंड सिक्योर्ड है अगर 1 ईयर तक तो 25, 1 to 3 years 40%, डाउटफुल अगर मोर देन 3 years हो गया तो 100%। अब तो कुछ पैसा मिलना ही नहीं है उसमें से। लॉस एसेट्स, डेफिनेटली लॉस एसेट मतलब वो बंदा भाग गया, अभी आपका पूरा पैसा लेके भाग गया तो आपका पूरा ही नुकसान हो गया ना, तो पूरा नुकसान मतलब 100% प्रोविजन। ठीक है, तो अब एज एन ऑडिटर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को चेक कर रहे हो तो क्या क्या चेक करोगे? प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए। प्रोविजनिंग नॉर्म्स मतलब ये 15%, 25% प्रॉपर फॉलो किया है नहीं किया है, उसको चेक करना। ठीक है, अच्छा वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आपका जो पर्टिकुलर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आता है। उसमें भी सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है वो चेक करना। अगर डाउटफुल में आता है तो वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो अप टू 1 ईयर सिक्योर्ड है कि 1 to 3 years सिक्योर्ड है कि अबव 3 years हो चुका है, कि वो लॉस एसेट्स में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। कैटेगरी चेक करना। अच्छा, अमाउंट्स चेक करना, कितना अमाउंट नीरव मोदी ने पे कर लिया था और कितना आउटस्टैंडिंग था वो चेक करना बुक्स के हिसाब से। अच्छा, बुक्स के हिसाब से वो रिकंसाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैश में जितना आपको कैश पे कर चुके हैं वो चेक करना। अच्छा, कितनी एसेट्स गिरवी रखी हुई थी उसकी मार्केट वैल्यू चेक करना। एज एन ऑडिटर आप उसकी मार्केट वैल्यू चेक करोगे। उसमें से कितना रिकवर किया बैंक ने वो चेक करोगे, क्योंकि बैंक के ऑफिशियल्स तो चीटिंग भी कर सकते हैं। वो दिखाएंगे मार्केट वैल्यू है 2 करोड़ की और हमने बेचा है 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ में बेचा, चलो मार्केट वैल्यू पे ही बेचा, पर एक्चुअली तो उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ की थी, बुक्स में दिखाए हुए 2 करोड़। तो ये चीटिंग हो सकती है ना। तो एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि जितना आपने दिखाया है क्या वो वाकई में उतना ही है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। मेन तो ऑडिटर का काम ही यही होता है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करना। जो बुक्स में दिखाया है वाकई वो सच है कि नहीं है। जिस दिन वो प्रॉपर्टी बेची थी उसकी वैल्यू कितनी थी वो चेक करो। उस वैल्यू पे कितना बैंक को मिला, क्या वो ही अमाउंट है जो बैंक ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है। सो ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी। हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। देखो कितना इजी होता है एक आंसर को फ्रेम करना जब वेरिफिकेशन की पॉइंट आती है, मतलब ऑडिटर को कैसे वेरीफाई करना। अभी देखो, अब फिक्स्ड एसेट्स पे आ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स को वेरीफाई करना तो बहुत इजी है। तो देखो यहाँ पे उसने बाइफर्केशन करी हुई है फिक्स्ड एसेट्स को प्रीमाइसिस में एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स में। प्रीमाइसिस मतलब जहाँ बैंक है उसका ओनरशिप चेक करना, कब ये प्रीमाइसिस खरीदा था, उसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, वेरिफिकेशन करना, इसका टाइटल डीड चेक करना, किसके नाम पे ये प्रीमाइसिस ओपन हुआ है। ठीक है, प्रीमाइसिस के नाम पे कितनी पेमेंट हुई है, कब ये बैंक जहाँ पे ये प्रीमाइसिस बना हुआ है, ये बैंक बनी हुई है, उसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है आज, वो सारे एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स चेक करना। अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स मतलब बैंक के पास कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर, व्हीकल, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, ये सब बैंक की एसेट्स होती। कंप्यूटर्स बैंक के पास होते हैं ना, कंप्यूटर्स वो भी तो बैंक की एसेट होती है, अदर एसेट्स होती हैं। अच्छा, इनको चेक करना, कब खरीदा था, किसकी पोजेशन है इसके ऊपर, वैल्यूएशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, फॉलो अप फॉलोड बाय चेकिंग ऑफ द प्रीमाइसेस, मतलब सेम प्रीमाइसेस में। अभी अब समझो एग्जांपल ले लो, आपका हेड ऑफिस है और 4 ब्रांचेस हैं, तो हेड ऑफिस में कितनी एसेट्स हैं, कितने फर्नीचर्स हैं, एक एक ब्रांच में कितने फर्नीचर्स रखे हुए हैं, व्हीकल्स कितनी है आपके पास एक एक ब्रांच के पास। ठीक है, कितने कंप्यूटर्स हैं एक एक ब्रांच में, वो चेक करना। सो अकॉर्डिंगली आपको एक एक ब्रांच का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो ये पॉइंट नहीं दी हुई है पर आप लिख सकते हो एज एन ऑडिटर कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होती है ना, सो एज पर रूल्स वो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन आप करते हो कि नहीं करते हो, मतलब प्रॉपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होती है कि नहीं होती है। ठीक है, कब ये फिक्स्ड एसेट खरीदी थी, आज का उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो चेक करना। ठीक है, अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपने ईएमआई पे खरीदी है तो बैंक उसकी कितना इंस्टॉलमेंट पे करती है, कैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करती है, मोड क्या है पेमेंट का।
जो आप बैंक ने फिक्स एसेट्स खरीदी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपकी ऑब्सोलेट हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो आपने उसको बेच दिया, तो बेचने से कितना आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो रिकॉर्ड्स में जो लिखा हुआ है उसके साथ रिकंसाइल करना, वेरीफाई करना। देखो ये सारी पॉइंट्स लिखी हुई नहीं है, बट यू कैन मेक इट ऑफ योर ओन, आई मीन ऑन योर ओन. So it is very easy. I feel verification of assets and liabilities, vouching of expenses and income, इससे ज़्यादा कुछ easy होता ही नहीं है, क्योंकि हमको अब खुद वो ऑडिटर की प्लेस पर रह के, जो ऑडिटर करेगा बस उसके आंसर्स को पॉइंट्स में बनाकर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर, ठीक है। अदर एसेट्स मतलब आपको याद होगा शेड्यूल नंबर 11, ऐसी कौन सी बाकी के एसेट्स हैं जो आपको चेक करनी होती है रिकॉर्ड्स के हिसाब से, हेड ऑफिस में कितनी एसेट्स हैं, ऐसी अदर एसेट्स कितनी है ब्रांच में, और दोनों रिकंसाइल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। ही शुड सी दैट स्पीडी आइडेंटिफिकेशंस एंड करेक्शंस ऑफ एरर्स, कुछ अगर छोटे मोटे एरर्स हैं तो उनको कैसे करेक्ट करना है, कैसे रिकंसाइल करना है दोनों के बैलेंसेस को, ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बैलेंसेस को। अदर एसेट्स में इंटरेस्ट अक्रूड, कितना इंटरेस्ट मिला, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में कितना इंटरेस्ट आपने शो किया है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, गाइडलाइंस फॉलो करी हुई है नहीं करी हुई है आरबीआई की इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो चेक करना। टैक्स पेड इन एडवांस, अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है तो कुछ तो चालान होगा, कुछ तो रेफरेंस नंबर होगा, तो वो चेक करना। सर्टिफिकेट्स चेक करना टैक्स के, टीडीएस के। अगर आप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब किसी का टैक्स काट रहे हैं तो वो उसके सर्टिफिकेट को चेक करना, कितना कितना टीडीएस कट रहा है। अभी बैंक भी टीडीएस काटती है क्या? हाँ, फिक्स डिपॉजिट हम लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक है ना, एक अमाउंट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना तो बैंक टीडीएस काट कर आपको इंटरेस्ट देती है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको एक अमाउंट से ऊपर मतलब समझो 10,000 से ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है और फिर आपको बैंक वापस देती है आपका एफडी का इंटरेस्ट। पहले टीडीएस काटेगी, अब टैक्स काटेगी तो बैंक अपने पास थोड़ी रखेगी, गवर्नमेंट तक टीडीएस पहुंचाने का काम भी तो करती है। तो ऑडिटर का काम है चेक करना कि जितना बैंक ने टीडीएस काटा था उतना गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया कि नहीं किया, ये भी चेक करना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर आप लिख सकते हो। समझ आ रहा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है, तो हो गया आपका अदर एसेट्स। अब हम आई थिंक हम लोग इस लेक्चर के लिए इतना ही करें, नहीं तो आपको बहुत ओवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक आप रिविजन कीजिए और कल हमारा लेक्चर है तो कल हम ये चैप्टर वाइंड अप कर सकते हैं फिर 2 लेक्चर्स में। एक तो हमारी लाइबिलिटीज़ है, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, जिसमें 5 शेड्यूल्स हैं, पाँचों शेड्यूल्स को कवर करेंगे। उसके बाद आपको कॉन्करेंट लाइबिलिटी, कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है, एंड LFER। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं अभी जो रहे हुए हैं, तो हम लोग ये कल पूरा कर लेंगे फिर। ये सब नीचे LFAR के बारे में दिया हुआ है। ओके, इज दैट आई मीन ओके? कल हमारे हैं ना लेक्चर्स, तो कल हम लोग ये चैप्टर पूरा करते हैं। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ इट्स ओके, ठीक है। ओके, मीनवाइल यू प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।